हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हम बात कर रहे थे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में। आज इसकी 7वीं क्लास है, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और हाँ फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको SCM पढ़ा दिया था, जिसका नाम होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके बाद में पढ़ाया था आपको TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद में आपको पढ़ाया था ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कंपनी के अंदर 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है। तो 4 लेवल्स कौन कौन से होते हैं? पहला लेवल होता है ऑपरेशन लेवल, दूसरा होता है नॉलेज लेवल, ठीक है, और तीसरा होता है मैनेजमेंट लेवल, और चौथा होता है स्ट्रेटेजिक लेवल। अब ये लेवल किस प्रकार से डिवाइडेड होते हैं और इसमें कौन कौन से वर्कर काम करते हैं, ठीक है, कौन कौन से अधिकारी इसके अंदर काम करते हैं, वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ डायग्राम के माध्यम से। ठीक है। चलिए, इससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक लेवल के लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत अलग अलग होती है। सभी लेवल के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जो कि प्रत्येक लेवल को सपोर्ट करते हैं। तो ये आपका टॉपिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम से है। ठीक है। तो जो भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, ठीक है, उनको आज हम देखने वाले हैं, जो कि प्रत्येक लेवल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब लेवल कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए किसी भी कंपनी के अंदर 4 लेवल होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, जिसके अंदर टॉप मैनेजर्स आते हैं। टॉप के मैनेजर्स जितने भी आते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेटेजिक लेवल में आते हैं। दूसरा होता है आपका मैनेजमेंट लेवल, इसके अंदर मिडिल मैनेजर्स आते हैं, मिडिल लेवल के। ठीक है। तीसरा होता है आपका नॉलेज लेवल, इसके अंदर नॉलेज वर्कर्स आते हैं, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट की जो भी नॉलेज होती है वर्कर को, ठीक है, वो आते हैं। ठीक है। नॉलेज लेवल के अंदर सबसे छोटा, सबसे नीचे का डिपार्टमेंट होता है ऑपरेशन लेवल। ठीक है। इसके अंदर ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है। जो भी ऑपरेटर होता है ऑपरेशन करने वाला, ठीक है, जितने भी टाइप के अलग अलग कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेशन लेवल के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में बात हो गई फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? तो ये 7 टाइप के होते हैं। अब 7 टाइप में कौन कौन से होते हैं? देखिए, याद रखना है फ्रेंड्स, एक एक टाइप को। देखिए, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है। सबसे पहला होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको TPS बोला जाता है। दूसरा होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जिसको MIS बोला जाता है। इनमें से जो भी आपका इंपॉर्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर का होता है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसको DSS बोला जाता है। एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, जिसको ESS बोला जाता है। एक होता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, जिसको OAS बोला जाता है। एक होता है बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम, जिसको BES बोला जाता है, या फिर उसको न्यूट्रल सिस्टम भी बोला जाता है। 7वें नंबर का जो आपका सिस्टम होता है उसका नाम होता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसको हम KAMS बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है। अब एक एक सिस्टम को हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला सिस्टम जो आता है आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है TPS के अंदर, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को। देखिए, TPS ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है तथा रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करता है। अर्थात TPS ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर, मॉडिफाई तथा कैंसिल करने का कार्य करता है। ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स सभी क्या? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उन्हें TPS के द्वारा प्रतिदिन रिकॉर्ड तथा प्रोसेस किया जाता है। मतलब कि जो कंपनी होती है जिसमें जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है, जितना भी लेन देन होता है, वो TPS के माध्यम से होता है। वो प्रतिदिन इसको रिकॉर्ड और प्रोसेस दोनों ही किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसका प्रयोग यूजर्स के द्वारा ऑपरेशनल लेवल पे किया जाता है। इसका प्रयोग यूजर्स के द्वारा ऑपरेशनल लेवल पर किया जाता है। ऑपरेशन लेवल में कौन आते हैं? ऑपरेटर्स आते हैं। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है। देखिए आगे, TPS के द्वारा बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ ही प्रोसेस किया जा सकता है। TPS के द्वारा बहुत सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ ही प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए,
इन सिस्टम्स के द्वारा जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उसे डेटाबेस में स्टोर किया जाता है और इस डेटा को प्रयोग इस जो ये डेटा होता है उसका प्रयोग प्रोसेस करके रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। प्रोसेस करके जो भी जितनी भी रिपोर्ट्स होती है उनको प्रोड्यूस मतलब कि उनको निकालने में या फिर उसको जनरेट करने में किया जाता है, ठीक है। जैसे बिलिंग जो भी बिल होता है, वेजेज वेतन, इन्वेंट्री समरी मतलब कि सूची सारांश तथा चेक रजिस्टर्स आदि, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये? बिलिंग्स होते हैं, वेजेज होते हैं, इन्वेंट्री समरी होती है, चेक होते हैं या फिर उन चेक रजिस्टर्स उनको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टीपीएस होते हैं। जैसे देखिए कौन कौन से टीपीएस होते हैं। पहला होता है कस्टमर्स को इनवॉइस भेजने के लिए बिलिंग सिस्टम वाला टीपीएस। दूसरा होता है वीकली तथा मंथली पेरोल और टैक्स को कैलकुलेट करने वाला सिस्टम, ठीक है। तीसरा होता है आपका रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है तीनों ही सिस्टम को, ठीक है, जो कि टीपीएस के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य प्रतिदिन पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, ठीक है। जैसे आज के दिन कितने प्रोडक्ट्स बिके, स्टॉक में अभी कितने प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट्स में कितनी छूट मिल रही है, इन सभी के बारे में क्वेश्चंस और आंसर्स का इनका रिकॉर्ड रहता है। किसमें? टीपीएस के अंदर, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रतिदिन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देना, ठीक है। फ्रेंड्स सभी को समझ में आ गया ये? और क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार के तीनों क्वेश्चंस आपके सामने आपको दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए टीपीएस प्रतिदिन के होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और उनके अनुसार ऊपर दिए गए सवालों का जवाब देता है, ठीक है। दूसरा सिस्टम आता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एमआईएस। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्टकट में एमआईएस बोलते हैं, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य करता है। एमआईएस का प्रयोग टैक्टिकल मैनेजर्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन की वर्तमान परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स? टैक्टिकल मैनेजर्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी की वर्तमान परफॉर्मेंस है उनको मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और एमआईएस क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य करता है फ्रेंड्स। तो ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम टीपीएस का जो आउटपुट होता है। अब देखिए इसका कैसे रिलेशन होता है, आप ये आपस में जितने भी सिस्टम्स हैं उनका देखिए, जो टीपीएस का जो आउटपुट होता है वह एमआईएस के लिए इनपुट की तरह होता है। एमआईएस सिस्टम इस इनपुट को एल्गोरिदम्स के द्वारा कंपेयर तथा एनालाइज करके रिपोर्ट्स प्रदान करता है और इन रिपोर्ट्स का प्रयोग टैक्टिकल मैनेजर्स वर्तमान की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने तथा भविष्य की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं कि वर्तमान में कैसी प्रोसेस उसकी चल रही है मॉनिटर करने की, ठीक है, और भविष्य में कैसी परफॉर्मेंस उसकी होने वाली है, ठीक है, इसके बारे में ये गणना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एमआईएस एनालिसिस प्लानिंग तथा डिसीजन मेकिंग सपोर्ट प्रदान करता है। एमआईएस क्या प्रदान करता है? एनालिसिस तथा प्लानिंग तथा डिसीजन मेकिंग सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। तीसरा सिस्टम आपका होता है यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम डीएसएस बोलते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस का प्रयोग सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजंस लेने के लिए किया जाता है। इनका देखिए फ्रेंड, जितने भी सिस्टम है उनका जैसा नाम है वैसा ही उनका काम है, ठीक है। तो देखिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का कार्य क्या होता है कि सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डिसीजन मतलब कि निर्णय लेने के लिए किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डीएसएस टीपीएस तथा एमआईएस से इनपुट लेता है। टीपीएस से इनपुट एमआईएस लेता है और जो एमआईएस का जो इनपुट होता है वो डीएसएस लेता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। डीएसएस का प्रयोग प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए किया जाता है। डीएसएस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। यह ऐसे टूल्स तथा तकनीक का प्रयोग करता है जो कि जरूरी इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करते हैं और उसे इन्फॉर्मेशन के आधार पर सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं।
ये क्या कार्य करता है फ्रेंड्स? यह ऐसे टूल्स तथा तकनीक का प्रयोग करता है जो कि जरूरी इंफॉर्मेशन को एकत्रित करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर, जो इंफॉर्मेशन ये एकत्रित करते हैं उसके आधार पर सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डीएसएस के मुख्य अनुप्रयोग, डीएसएस के मुख्य अनुप्रयोग प्रोडक्शन, फाइनेंस तथा मार्केटिंग है। डीएसएस के जो मुख्य अनुप्रयोग है वो कौन कौन से? प्रोडक्शन, फाइनेंस तथा मार्केटिंग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, देखिए डीएसएस के बारे में। डीएसएस एमआईएस से डिफरेंट है। एमआईएस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, जबकि डीएसएस इस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग डिसीजंस लेने में करता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स पूरी थ्योरी आपको? देखिए, एमआईएस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, जबकि डीएसएस इस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग डिसीजन लेने के लिए काम करता है, मतलब डिसीजन लेने में करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। जो आपका चौथा सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम ईएसएस बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, शॉर्टकट में ईएसएस उसको बोला जाता है, का प्रयोग सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए भी किया जाता है। जो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है उसका भी कार्य क्या होता है कि जो सीनियर मैनेजमेंट होता है वो जो महत्वपूर्ण जितने भी डिसीजंस लेते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे डीएसएस का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार से इसका किया जाता है। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का डीएसएस होता है, मतलब डीएसएस टाइप का ही ये होता है, लेकिन ये विशेष प्रकार का डीएसएस होता है। देखिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। ईएसएस सूचना इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करता है, एनालाइज करता है और उसे समराइज करता है। इसमें बहुत सारे डेटा एनालिसिस और मॉडलिंग टूल्स होते हैं जिनसे निर्णय लेने में बहुत मदद मिलती है। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे डेटा एनालिसिस और मॉडलिंग टूल्स होते हैं जिनसे निर्णय लेने में बहुत सारी मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 5वें नंबर का सिस्टम है आपका ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, जिसको ओएएस बोला जाता है। तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम ओएएस का प्रयोग एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह एम्प्लॉयज़ को सेक्रेटरियल असिस्टेंट तथा बेहतर कम्युनिकेशन सेवाएं प्रदान करता है। ये क्या कार्य करता है फ्रेंड्स? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, इसका प्रयोग एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। यह एम्प्लॉयज़ को जो सेक्रेटरियल असिस्टेंस तथा बेहतर कम्युनिकेशन सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, किसी भी ऑफिस की एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांट सकते हैं। जो कोई भी ऑफिस होता है उसकी एक्टिविटीज़ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब दो भाग कौन कौन से देखते हैं। देखिए, पहला कौन सा है? ऐसी एक्टिविटीज़ जिन्हें क्लरिकल एम्प्लॉयज़, क्लर्क, टाइपिस्ट, ऑपरेटर के द्वारा पूरा किया जाता है। जो दो भागों में एक्टिविटीज़ को बांटते हैं उसमें पहले में क्या होता है? जो क्लरिकल एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब कि जिसमें कौन कौन से आते हैं? क्लर्क, टाइपिस्ट, ऑपरेटर आदि के द्वारा जो पूरा किया जाता है। ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को पहले एक्टिविटीज़ तो उनके द्वारा होती है जो क्लरिकल एम्प्लॉयज़ के द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो कौन सी होती है? जिन्हें एग्जीक्यूटिव्स, मतलब कि मैनेजर्स, इंजीनियर आदि के द्वारा पूरा किया जाता है। जैसे कि आपकी जो पोस्ट है ये, ठीक है, जो आपका ये DFCCL का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसके अंदर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है, ठीक है, उसके अंदर ये एक्टिविटीज़ आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती है। ठीक है, 5वें नंबर का जो आपका OAS है, ठीक है, तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है। ठीक है, उसके अंदर ये दो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा की जाती है, ठीक है, और दूसरी वाली कौन सी होती है? जो क्लरिकल के द्वारा की जाती है, मतलब क्लरिकल एम्प्लॉयज़ के द्वारा की जाती है। दो एक्टिविटीज़ इसके अंदर की जाती है टोटल। ठीक है, 6ठे नंबर का आपका आता है बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम, जिसको हम BES बोलते हैं या फिर न्यूट्रल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम BES को नॉलेज बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉलेज बेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ये सिस्टम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं तथा ये बहुत ही एडवांस होते हैं। BES सिस्टम डेटा को एनालाइज करते हैं तथा रिकमेंडेशंस तथा डिसीजंस को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो BES सिस्टम डेटा को एनालाइज करते हैं तथा रिकमेंडेशंस तथा डिसीजंस को प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे न्यूट्रल सिस्टम कंप्यूटर का प्रयोग ऐसे करता है जैसे मनुष्य का दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जो न्यूट्रल सिस्टम होता है, ठीक है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला सिस्टम। ठीक है,
क्योंकि देखिए न्यूट्रल सिस्टम कंप्यूटर का प्रयोग ऐसे करता है जैसे मनुष्य का दिमाग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, लीन करता है तथा इन्फॉर्मेशन को याद करता है, उसी प्रकार से ये कार्य करता है बीईएस सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 7वें नंबर का सिस्टम आपका नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम केएमएस बोलते हैं। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम केएमएस का प्रयोग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्फॉर्मेशन को क्रिएट तथा शेयर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी भी इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए तथा उस इन्फॉर्मेशन को अन्य जो कंपनी के अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, मैनेजर्स होते हैं, उनको शेयर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इसके प्रयोग एम्प्लॉयज़ के द्वारा नई नॉलेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या किसके लिए किया जाता है? एम्प्लॉयज़ के द्वारा नई नॉलेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। देखिए किसी भी नॉलेज को हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट आदि में रख सकते हैं। जो कोई भी नॉलेज होती है उसको हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वर्ड में उसको लिख सकते हैं, या फिर स्प्रेडशीट्स के ऊपर उसको बना सकते हैं, या फिर पावर पॉइंट के रूप में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट आदि पे उसको ऑनलाइन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्य होता है इसमें नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, देखिए इस नॉलेज को शेयर करने के लिए केएमएस इंटरनेट तथा अन्य कोलैबोरेशन सिस्टम का प्रयोग करता है। जो ये नॉलेज होती है उसको शेयर करने के लिए जो अदर कंपनी के अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको शेयर करने के लिए इंट्रानेट तथा अन्य कोलैबोरेशन सिस्टम्स का ये प्रयोग करता है। ठीक है, और कोलैबोरेशन सिस्टम आपको पता है फ्रेंड्स, जो सीआरएम का एक टाइप होता है। ठीक है, सीआरएम का टाइप होता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एक चीज़ है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है डीएसएस, जो भी आपको मैंने पढ़ाया था इसी के अंदर इसका टाइप होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, तो देखिए अब ये डीएसएस के बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, अब पढ़ाना तो है ही फ्रेंड्स इसको ना। तो चलिए आज इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद में आपको डीबीएमएस पढ़ाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट एक टॉपिक और बचेगा। ठीक है, उसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज आपको ये थ्योरी पूरी कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम तो काफ़ी हो गया है, लेकिन अब क्या करें फ्रेंड्स, इसको कराना पड़ेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज डीएसएस। डीएसएस का पूरा नाम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है तथा इसे डिसीजन मेकिंग सिस्टम भी कहते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स, इसको वापस रिपीट हो गया है, लेकिन अब पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस एक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन है जो कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को समर्थन करता है, मतलब उसको सपोर्ट करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहे तो डीएसएस एक कंप्यूटर पर आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि बिजनेस डेटा को एकत्रित करता है, उसे व्यवस्थित करता है तथा एनालाइज विश्लेषण करता है तथा इस बिजनेस डेटा का प्रयोग निर्णय लेने में किया जाता है। इससे निर्णयकर्ता आसानी से इससे निर्णय ले सकता है। ठीक है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डीएसएस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स वापस, डीएसएस निर्णय लेने में मदद जरूर करता है, परंतु खुद अपने आप कभी भी निर्णय नहीं ले पाता है। जबकि जो मैनेजर या निर्णयकर्ता होते हैं वे रॉ डेटा में से अलग अलग स्रोतों से सूचना को एकत्रित करके तथा अपने ज्ञान के आधार पर समस्या को हल करते हैं या फिर निर्णय लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेन चीज़ क्या होती है कि डीएसएस निर्णय लेने में मदद जरूर करता है, क्योंकि उसके ऊपर रॉ डेटा होता है। जो रॉ डेटा होता है मतलब कि इसका जो जितना भी कंपनी का जितना भी डेटा होता है वो इसके पास जरूर होता है, लेकिन ये खुद इसका अपने आप से इसका निर्णय नहीं ले पाता है। जबकि जो मैनेजर या निर्णयकर्ता होते हैं वो इस जो रॉ डेटा जो डीएसएस के पास में होता है उससे अलग अलग जो जितने भी स्रोतों से सूचना जो उनको एकत्रित होती है, ठीक है, उनको एक साथ एकत्रित करके अपने ज्ञान के आधार पर समस्या को हल करते हैं तथा फिर इसके ऊपर जो भी डिसीजन होता है वो लेते हैं। तो ये कार्य कौन करता है? मैनेजर या निर्णयकर्ता कार्य करते हैं। डीएसएस ओनली उसको रॉ डेटा प्रोवाइड कराने का कार्य करता है, खुद अभी कभी भी निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि एक आफ्टरऑल एक मशीन ही तो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर ही तो होता है, ये खुद निर्णय कैसे ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डीएसएस तथा एमआईएस के मध्य डिफरेंस यह है कि एमआईएस डेटा को प्रोसेस करके सूचना में बदलता है, जबकि डीएसएस सूचना को प्रोसेस करके निर्णय लेने में मैनेजर की सहायता करता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको? एमआईएस डेटा को प्रोसेस करके सूचना में बदलता है। डीएसएस और एमआईएस के बीच में डिफरेंस बता रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस पूछता है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से बोलेगा कि डीएसएस और एमआईएस के बीच में डिफरेंस कौन कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है इसके डीएसएस और एमआईएस के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है।
जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा फ्रेंड्स तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एमआईएस डेटा को प्रोसेस करके सूचना में बदलता है, जबकि डीएसएस सूचना को प्रोसेस करके निर्णय लेने में मैनेजर की सहायता करता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको सभी को? चलिए आगे बात करते हैं। उदाहरण के लिए एक सैलरी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रत्येक एम्प्लॉयज की सैलरी की जानकारी उपलब्ध कराता है। अगर एम्प्लॉय इनकम टैक्स पर छूट का लाभ उठाने के लिए किसी भी स्कीम के तहत पैसे जमा कराना चाहता है तो वह डीएसएस का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस यह निर्णय लेने में मदद करता है कि वह एम्प्लॉय किस स्कीम का चयन करे तथा वह कितने पैसे जमा करे जिससे कि उसे अधिकतम फायदा मिल सके। मात्र इतना सा ये काम करता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए और काम तो सभी मैनेजर्स को करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस सूचना को चित्रों के रूप में ग्राफिकली प्रस्तुत करता है और 1980 के दशक तक डीएसएस का प्रयोग किया जाने लगा था। तो डीएसएस का जो प्रयोग किया गया था वो कब से किया गया था? 1980 के दशक से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। डीएसएस का प्रयोग कब से किया गया था? देखिए कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? इसके 3 कंपोनेंट होते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। एक तो होता है आपका डीबीएमएस, एक होता है एमबीएमएस और एक होता है यूजर इंटरफेस या फिर डीजीएमएस। उसको यूजर इंटरफेस को डीजीएमएस भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये डीबीएमएस फ्रेंड्स जल्दी आपको पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि मैंने आपको पेपर देखे थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, उसके अंदर एक पेपर के अंदर ये डीबीएमएस के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ये ओनली एक और टॉपिक बचेगा, इसके भी बारे में आपको जल्दी बताया जाएगा, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ज़रूर आपको अच्छे से बताया जाएगा। अभी आपको हाल में थोड़ा सा इसके बारे में देखना है बस, ठीक है। अलग से इसको अलग से पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं ये डीएसएस के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? डीबीएमएस, एमबीएमएस और यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे, तो एमबीएमएस, डीबीएमएस, डीजीएमएस तीनों होते हैं। डेटाबेस होता है, मॉडल बेस होता है, ठीक है, और एक डीएसएस यूजर होता है, ठीक है। तो तीनों के बीच में ये सिस्टम होता है और तीनों ही इससे डेटा प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं हम डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीएसएस के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा के एक बैंक की तरह होता है। डीएसएस के लिए डीबीएमएस क्या होता है? एक बैंक, डेटा का एक बैंक की तरह होता है, ठीक है। इसमें डीएसएस के समस्या से संबंधित डेटा स्टोर रहता है तथा यह डेटा आंतरिक तथा बाहरी स्रोतों से एकत्रित किया हुआ होता है, ठीक है। जो ये डेटा होता है वो आंतरिक तथा बाहरी स्रोतों से एकत्रित डेटा होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम एमबीएमएस के बारे में। एमबीएमएस को बोलते हैं मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। एमबीएमएस का मुख्य उद्देश्य डीबीएमएस से प्राप्त डेटा को सूचना में बदलना है जो कि निर्णय लेने के लिए सहायक होता है। एमबीएमएस का कार्य क्या होता है? डीबीएमएस से जो प्राप्त डेटा और होती है उसको सूचना में बदलना का कार्य करता है ये, जो कि निर्णय लेने में सहायक होती है। इसमें मॉडल्स को स्टोर तथा एक्सेस किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, उसको जितने भी मॉडल्स होते हैं, ठीक है, उनको स्टोर तथा एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूजर इंटरफेस के बारे में, ठीक है, जिसको हम अभी डीजीएमएस आपको बता रहा था मैं, वो बोला जाता है, ठीक है। यह डीएसएस का तीसरा कंपोनेंट है। इसके द्वारा यूजर डीएसएस के साथ कम्युनिकेट करने का कार्य करता है। यूजर इंटरफेस मतलब कि यूजर्स के साथ में डायरेक्टली इसका कम्युनिकेशन करने का कार्य ये करता है, ठीक है। तो यह यूजर डीएसएस के साथ कम्युनिकेट करता है। इसके द्वारा यूजर मतलब कि डीएसएस के साथ कम्युनिकेट करता है और यह यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को एक्सेप्ट करता है तथा आउटपुट को स्क्रीन में दिखाता है। यह यूजर के द्वारा जो दिया गया इनपुट होता है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करता है तथा आउटपुट को स्क्रीन में दिखाता है। यह भी देखता है कि यूजर के द्वारा दिया गया इनपुट सही है या फिर नहीं है, ठीक है। जो इनपुट देता है यूजर वो सही है या नहीं है, इसको भी ये देखता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, देखिए इसको कभी कभी डीजीएमएस, मैंने आपको बताया था ना, डीजीएमएस या फिर डायलॉग जनरेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी इसको कहते हैं, ठीक है। याद रखना डीजीएमएस की फुल फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इसको दूसरा नाम होता है यूजर इंटरफेस या फिर उसको डीजीएमएस बोला जाता है। और डीजीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डायलॉग जनरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएसएस। डीएसएस की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है? डीएसएस की विशेषताएं निम्नलिखित होते हैं। पहली विशेषता देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यह निर्णयकर्ताओं को अनस्ट्रक्चर्ड
असंरचित तथा सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब कि अर्धसंरचित समस्याओं के लिए सपोर्ट उपलब्ध कराता है। यह निर्णयकर्ताओं को असंरचित तथा अर्धसंरचित समस्याओं के लिए सपोर्ट उपलब्ध कराता है। दूसरा है यह व्यक्तिगत तथा समूह दोनों को सपोर्ट कराता है। यह व्यक्तिगत तथा समूह, जो कंपनी का जो समूह होता है और उसका जो व्यक्तिगत मतलब अलग से मैनेजर होता है, ठीक है, दोनों को ये सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे नंबर का। यह निर्णय लेने के लिए बहुत सारी तकनीक तथा शैलियों को सपोर्ट करता है। यह निर्णय लेने के लिए बहुत सारी तकनीक तथा शैलियों को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे चौथे नंबर का। यह इंटरडिपेंडेंट तथा सिक्वेंशियल निर्णयों को सपोर्ट करता है, अर्थात किसी निर्णय को केवल एक बार, बार बार तथा लगातार लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पांचवें नंबर का। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। ठीक है, यह किसी संगठन के सभी स्तरों निम्न तथा उच्च को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मतलब संगठन का जो मतलब जो भी कंपनी होती है उसके जितने भी सभी स्तर होते हैं, ठीक है, निम्न हो या फिर उच्च स्तर हो, ठीक है, दोनों को ये सपोर्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे छठे नंबर का। ठीक है, यह अडेप्टिव होता है, अर्थात यह किसी भी परिस्थिति में ढल सकता है। अडेप्टिव मतलब कि किसी भी परिस्थिति में ये ढल सकता है, तथा यह फ्लेक्सिबल भी होता है, अर्थात इसमें किसी भी तत्वों को ऐड, डिलीट, कंबाइन, चेंज तथा रीअरेंज कर सकते हैं। इनको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तत्व। इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं डीएसएस में? ऐड हो सकता है, डिलीट हो सकता है, कंबाइन हो सकता है, चेंज हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, यह यूजर फ्रेंडली होता है तथा इसमें अच्छा ग्राफिकल इंटरफेस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डीएसएस में किसी भी समस्या के समाधान में निर्णयकर्ताओं का पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 9वें नंबर का। देखिए, इसमें एंड यूजर्स छोटे सिस्टमों को कंस्ट्रक्ट तथा मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड यूजर्स मतलब अंतिम जो यूजर होता है, मतलब कस्टमर, ठीक है, वो छोटे सिस्टमों को कंस्ट्रक्ट तथा मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, 10वें नंबर का है, इसमें इफेक्टिवनेस पर ध्यान दिया जाता है तथा एफिशिएंसी पर नहीं। इसमें क्या होता है कि इफेक्टिवनेस पर ध्यान दिया जाता है, एफिशिएंसी पर ध्यान नहीं दिया जाता। अर्थात इसमें समस्या के समाधान में समय जरूर लगता है, लेकिन इसके लिए निर्णय बेहतर होते हैं। देखिए, किसी भी समस्या का जब समाधान किया जाता है इसके डीएसएस के थ्रू, ठीक है, तो इसमें समय जरूर लगता है, मतलब समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो सबसे परफेक्ट निर्णय होता है, मतलब परफेक्ट डिसीजन इसका होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाट इज एमआईएस। एमआईएस को भी देख लेते हैं, क्योंकि एमआईएस भी देखना जरूरी है फ्रेंड्स, है ना। और फिर इसके बाद में ओनली आपका डीबीएमएस बचेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको हम अलग से करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए एमआईएस क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ठीक है, आपको एमआईएस पहले भी बता दिया है, लेकिन आप फटाफट देख लेते हैं इसके। एमआईएस एक सिस्टम है जिसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को सूचना उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया जाता है। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है, उनको सूचना उपलब्ध कराने के लिए इसका डिजाइन किया गया था। ठीक है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को निर्णय लेने में आसानी हो। इससे कि क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने में आसानी होती है। ठीक है, एमआईएस सिस्टमों का एक समूह है जो विभिन्न स्रोतों से सूचना को एकत्रित करता है और इसे संकलित करता है और इसे पढ़ने योग्य बनाता है। एमआईएस क्या है? सिस्टमों का एक समूह है जो विभिन्न स्रोतों से सूचना को एकत्रित करता है, मतलब कलेक्ट करने का कार्य करता है और उसे संकलित करता है तथा इसे पढ़ने योग्य बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो एमआईएस टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन तथा लोगों का अध्ययन है। एमआईएस क्या है? टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन तथा लोगों का अध्ययन है, आसान भाषा में कहे तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, एमआईएस का मुख्य मकसद सही जानकारी सही व्यक्ति को सही जगह सही रूप में देने के से होता है। एमआईएस का मुख्य मकसद क्या होता है? सही जानकारी को सही व्यक्ति को सही जगह पर सही रूप में देने का होता है। यह जानकारी रिपोर्ट्स के रूप में रिपोर्ट्स के रूप में दैनिक तथा साप्ताहिक बेसिस पर अपडेट करता है। ठीक है, ये क्या कार्य करता है? जो जानकारी होती है, ठीक है, उसको रिपोर्ट्स के रूप में दैनिक तथा साप्ताहिक बेसिस पर अपडेट करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम केवल ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस की कंडीशंस को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बिजनेस की कंडीशन सही है या फिर खराब क्यों हो रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह न केवल बिजनेस की कंडीशन सही है इसी को नहीं बताता, जबकि यह भी बताता है कि खराब क्यों हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ एमआईएस। एमआईएस के मुख्य 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन तथा सिस्टम।
ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके 3 अवयव होते हैं इसके नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए MIS एक अकेला सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर ये तीनों कार्य करते हैं। कौन कौन से? मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और सिस्टम, ठीक है। इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है? देखिए मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके गोल्स को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत डिसीजन मेकर्स आते हैं जो कि सारा मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? डिसीजन मेकर्स, ठीक है, जो कि सारे मैनेजमेंट को कार्य देखते हैं, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग तथा कंट्रोलिंग, ये तीनों फंक्शंस आते हैं। जो मैनेजमेंट होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग तथा कंट्रोलिंग, ये तीनों फंक्शंस मतलब तीनों कार्य इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। पहले नंबर का आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग मैनेजमेंट का बहुत ही अहम फंक्शन होता है। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है तथा इन लक्ष्यों को पूरा कब और कैसे किया जाए, ये इसके अंदर होता है प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं प्लानिंग फेज की जितनी भी गतिविधियां होती है यह केवल ऑब्जेक्टिव्स पर ही केंद्रित होती है। क्या किस पे केंद्रित होती है? ओनली ऑब्जेक्टिव्स पर ही केंद्रित होती है, ठीक है। आपको इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन करवाया था, आपको याद हो तो। अगर आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चंस, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, जाके देखना आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ऑर्गेनाइजिंग, यह मैनेजमेंट का दूसरा महत्वपूर्ण फंक्शन है। प्लानिंग फेज में जो टास्क विकसित किए गए हैं उन्हें इस फेज में असाइन किया जाता है। प्लानिंग फेज में जो टास्क विकसित किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, जो टास्क उनको इस फेज में असाइन किया जाता है तथा इसमें मैनेजर रिसोर्सेज भली भांति ऑर्गेनाइज करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वह कुशलतापूर्वक, प्रभावी रूप से तथा आर्थिक रूप से पूर्ण हो सके, ठीक है। इसमें मैनेजर क्या करता है? रिसोर्सेज भली भांति ऑर्गेनाइज करता है, मतलब डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वह कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी रूप से तथा आर्थिक रूप से पूर्ण हो सके, मतलब कि जितने भी उद्देश्य हैं वो आराम से पूरे हो सके, ठीक है। बिना ऑर्गेनाइज किए हुए मैनेजर कोई भी लक्ष्य नहीं पूरा कर सकता, मतलब बिना पहले से ऑर्गेनाइज किए कोई भी मैनेजर कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसका कार्य पहले किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? यह मैनेजमेंट का एक और महत्वपूर्ण फंक्शन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबऑर्डिनेट की एक्टिविटीज को मापा तथा सही किया जाता है तथा प्रदर्शन को मापने के लिए सूचना को एकत्रित किया जाता है, ठीक है। दूसरा आपका आता है मैनेजमेंट, हो गया ये पूरा कंप्लीट है ना। अब आता है आपका इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? सूचना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईंधन की तरह है, मतलब जो फ्यूल होता है, ठीक है, मतलब सूचना होती है कि किसी भी जो कंपनी होती है, ठीक है, उसके लिए ईंधन का कार्य करता है, मतलब फ्यूल का कार्य करता है, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक ढंग से टिक नहीं सकता, इसलिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी को भी पता है इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फॉर्मेशन तथा डेटा दो अलग अलग बिंदु है। इन्फॉर्मेशन तथा डेटा दो अलग अलग बिंदु है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इसमें देखिए इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा होता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा होता है, जबकि डेटा अधूरा तथा अव्यवस्थित तथ्य होता है, मतलब फैक्ट होता है। डेटा तो क्या होता है? अधूरा तथा अव्यवस्थित फैक्ट होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? प्रोसेस्ड डेटा होता है, ठीक है। दोनों में हम अंतर आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए तीसरे नंबर का आपका आता है सिस्टम। सिस्टम के अंदर क्या होता है? सिस्टम के द्वारा सूचना डेटा में प्रोसेस्ड होती है। सिस्टम परस्पर जुड़े हुए तथा एक दूसरे पर निर्भर अवयवों का समूह होता है। सिस्टम क्या है? परस्पर जुड़े हुए तथा एक दूसरे पर निर्भर अवयवों का समूह होता है, जो कि एक जटिल यूनिट होती है, जो कि क्या होती है कि जटिल प्रक्रिया की तरह यूनिट होती है, ठीक है, जटिल यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन भी एक सिस्टम की तरह होता है तथा इसके भाग हैं, जैसे डिवीजन, सेक्शन तथा डिपार्टमेंट आदि होते हैं।
क्या होता है, इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन भी एक सिस्टम की तरह होता है तथा इसके भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डिवीजन, सेक्शन तथा डिपार्टमेंट आदि इसके भाग होते हैं। वह इसके सब सिस्टम होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो ये सिस्टम्स होते हैं इनके भी सब सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी उद्देश्य होते हैं, ठीक है, उनको पूरा करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फंक्शंस देखते हैं अब एमआईएस के फंक्शंस। ठीक है, एमआईएस को ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसको कुछ फंक्शंस कार्य परफॉर्म करने होते हैं। ये एमआईएस फंक्शंस निम्नलिखित हैं। अब इसके कार्य देखते हैं। पहला, डेटा कैप्चरिंग, डेटा को कैप्चर करना। एमआईएस जो है वह ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल तथा एक्सटर्नल सोर्सेज से डेटा को कैप्चर करने का कार्य करता है। पहला हो गया ये। और इसके बारे में बात करते हैं। डेटा कैप्चरिंग का अर्थ है कि डेटा को रिकॉर्ड करना। डेटा कैप्चरिंग का मतलब समझ गए फ्रेंड्स यहाँ पे कि डेटा को रिकॉर्ड करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एंड यूजर सामान्यतः ट्रांजैक्शंस के डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और इन ट्रांजैक्शंस को वे सीधे कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। एंड यूजर्स क्या करते हैं, सामान्यतः जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके जो डेटा होता है उसको रिकॉर्ड करने का कार्य करते हैं और जो इन ट्रांजैक्शंस है उनको सीधे ही वे कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर का होता है इसका फंक्शन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, मतलब डेटा को प्रोसेस करना। इसमें क्या होता है, एमआईएस ने जिस डेटा को कैप्चर किया जाता है उस डेटा को वह प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदलने का कार्य करता है। जो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा होता है इसमें के अंदर क्या कार्य होता है, एमआईएस ने जो डेटा कैप्चर किया है उस डेटा को प्रोसेस करके जो इन्फॉर्मेशन बनी है उसमें बदलने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब उस डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। डेटा को प्रोसेस करने के लिए कुछ एक्टिविटीज, क्रियाकलाप किए जाते हैं, जैसे डेटा को कैलकुलेट करना, कंपेयर करना, सॉर्ट करना, क्लासिफिकेशन करना तथा डेटा को समराइज करना। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स उनके माध्यम से आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी तो आपको इनको थ्योरी को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना को स्टोर करना। यह भी इसका फंक्शन होता है एमआईएस का। इसमें क्या होता है, एमआईएस प्रोसेस की हुई इन्फॉर्मेशन को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करता है। यदि किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत अभी नहीं होती है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड के रूप में सेव कर लेता है, ताकि भविष्य में जब भी उसकी जरूरत पड़े, उस इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो वो डायरेक्टली वहाँ से उसको निकाल सके। ठीक है, तो इसलिए इसके जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोरेज करने का भी कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, एमआईएस के द्वारा डेटा तथा इन्फॉर्मेशन को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है। सुव्यवस्थित तरीके से स्टोर करने का फ़ायदा यह है कि भविष्य में हम इसे आसानी से ढूंढकर प्रयोग कर सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया था ना, वो यही बात है फ्रेंड्स, है ना। आपको अब समझ में आ गई। यहाँ पे डेटा को ज़्यादातर फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स तथा डेटाबेस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब देखिए, डेटाबेस बार बार यहाँ पे आता है फ्रेंड्स। यहाँ पे डेटाबेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सीआरएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है। ठीक है, तो देखिए, डेटा को ज़्यादातर फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स तथा डेटाबेस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब समझिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये डेटा को मतलब इन तरीकों से ये रिकॉर्ड करने का कार्य करता है। फील्ड्स के अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर, फाइल्स के अंदर, डेटाबेस के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, चौथे नंबर का आपका इसका कार्य होता है। देखिए क्या होता है एमआईएस का कार्य, रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचना को दोबारा प्रोसेस करना। रिट्राइवल का मतलब होता है सूचना, किसी भी सूचना को दोबारा प्रोसेस करने का कार्य किया होता है इसमें ना। इसमें क्या होता है, जब किसी यूजर को किसी भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है तो एमआईएस अपने डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करता है, मतलब उसको दोबारा प्रोसेस करता है। जो रिट्राइवल इन्फॉर्मेशन है उसे सीधे यूजर को दिया जा सकता है, नहीं तो उस यूजर की डिमांड के अनुसार दोबारा प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो उसको डायरेक्टली यूजर को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है या फिर उस यूजर को डिमांड के अनुसार दोबारा प्रोसेस उसको किया जाता है। ठीक है, जो यूजर की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग उस डेटा को वापस दोबारा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 5वें नंबर का। एमआईएस इन्फॉर्मेशन के फ्लो को फंक्शनल एरियाज के मध्य जोड़ देती है। एमआईएस क्या करती है, इन्फॉर्मेशन के फ्लो को फंक्शनल एरियाज के मध्य जोड़ देती है। ठीक है, ये भी इसका कार्य होता है। छठे नंबर का कार्य होता है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए,
जब किसी प्रोडक्ट का काम पूरा हो जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को यूजर्स को भेजने का काम एमआईएस के द्वारा किया जाता है। इस सूचना को समय समय पर कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा ऑनलाइन भेजा जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एमआईएस की। देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक विशेष इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं होती है जो निम्नलिखित हैं। अब इसकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। पहले नंबर का मैनेजमेंट ओरिएंटेड, पहली विशेषता होती है इसकी मैनेजमेंट ओरिएंटेड। एमआईएस का मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रदान करना तथा इसी सूचना के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। इसलिए एक प्रभावी एमआईएस की विशेषता होती है कि वह मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है और इसका फोकस मैनेजमेंट की आवश्यकताओं पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट ओरिएंटेड, इसका जो आपका यहाँ पे एमआईएस है, ठीक है, तो उसका जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, विशेषताएं, उसके अंदर हम बात करें तो पहली विशेषता है यहाँ पे मैनेजमेंट ओरिएंटेड। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा गला सूख गया है, बोला नहीं जा रहा मेरे से ना, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट ओरिएंटेड का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एमआईएस का जो मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रदान करना है, इसी सूचना के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए एक प्रभावी एमआईएस की विशेषता होती है कि वह मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है तथा इसका फोकस मैनेजमेंट की आवश्यकताओं पर होता है। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के सभी लेवल्स को एमआईएस सेवाएं प्रदान करता है, जैसे टॉप, मिडिल तथा लोअर लेवल। जो एमआईएस होते हैं, ठीक है, उसके जितने भी सभी लेवल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के सभी लेवल्स होते हैं, उसको एमआईएस सेवाएं प्रदान करता है, जैसे टॉप, मिडिल तथा लोअर लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट डायरेक्टेड। एमआईएस को मैनेजमेंट के द्वारा डायरेक्टेड मतलब संचालित किया जाता है, क्योंकि केवल मैनेजमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों को तथा आवश्यकताओं को ज़्यादा प्रभावी ढंग से बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मैनेजर एमआईएस प्रोफेशनल्स को प्लानिंग, डेवलपमेंट, रिव्यू तथा इम्प्लीमेंटेशन आदि सभी स्टेजेस में गाइड करने का कार्य करता है। ठीक है, मैनेजर का कार्य हो गया फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड। इसकी विशेषता होती है कि यह एक इंटीग्रेटेड होता है, मतलब कि एमआईएस एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसमें मैनेजमेंट की सभी फंक्शनल तथा ऑपरेशनल क्रियाकलाप इंटीग्रेट हो जाते हैं। इसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के सभी एरियाज आपस में जुड़कर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा प्रभावी तथा यूजफुल इंफॉर्मेशन को रिट्राइव किया जा सकता है, मतलब दोबारा इसको हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए जो एमआईएस है उसकी पूरी डिटेल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक और टॉपिक आपका बचा है डीबीएमएस, उसको भी हम जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, और उनके बारे में आपको हम जल्दी ही बताने वाले हैं। ठीक है, और आपके लिए मैंने सभी क्वेश्चंस बना लिए हैं, बस आपको उनको बताना बाकी है। ठीक है, अब आपके लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग मैं दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड आपको करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये सभी वीडियोस आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।